वेलकम टू साइंस प्लस स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और आए पहले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेक्चर इसका स्टार्ट होता है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। असल में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड वर्क। यानी इसमें हमने पूरे चैप्टर में ये पढ़ना है कि हम हीट को कैसे यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को कैसे वापस हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असल में ये हीट एनर्जी और वर्क का रिलेशन है। अब हीट क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय एट द डिफरेंट टेम्परेचर। यानी अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, थर्मल कांटेक्ट में आते हैं, तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो जो एनर्जी फ्लो करेगी उसको हम हीट बोलेंगे। इसका यूनिट भी जॉल ही होता है। टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। यानी टेम्परेचर और हीट में फर्क है, ये याद रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या ऑब्जेक्टिव के तौर पे वो पूछ लेता है। अब थर्मोडायनामिक इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी हीट विच स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ये भी इसकी डेफिनेशन है और इसको मैंने बताया कि हम इसमें यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि कैसे हीट या एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम दिखाया गया। ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है और हॉट की तरफ से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करते हुए दिखाई गई है। तो ये जब हीट फ्लो करती है तो इसी फ्लो ऑफ हीट से हम मुख्तलिफ मैकेनिकल वर्क ले लेते हैं और वो मैकेनिकल वर्क हम किस तरह लेते हैं? हीट इंजन के थ्रू। उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास है कंडक्शन। अब ये टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है। ट्रांसफर ऑफ हीट इंटरनल थर्मल एनर्जी बाय द कोलिजन ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स। यानी कंडक्शन क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स के जरिए, जो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स के जरिए हीट ट्रांसफर होती है, उसको हम कंडक्शन कहते हैं। ठीक है जी, कंडक्शन। यानी आप यूं कह सकते हैं कि दो बॉडी कांटेक्ट में आ जाएं, तो ये इसका फार्मूला। कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के, किसी भी फ्लूइड के, जैसे आप फर्ज कर लें कि अगर आप दरवाजा खोलते हैं एक एसी वाले रूम में, तो बाहर से गर्म हवा अंदर आती है। तो वो जो गर्म हवा अंदर आती है, दरअसल वो कन्वेक्शन प्रोसेस के जरिए हीट को लेके आ रही है। और ये इसका टेम्परेचर, ये इसका फार्मूला Q इज इक्वल टू HA T2 - T1। T1 वही टेम्परेचर का डिफरेंस है। रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप देखें, हम इसको बड़े आराम से इस तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जब आप कोई भी ग्लास विंडो ओपन करते हैं तो बाहर से सूरज की रोशनी आती है। तो सूरज की रोशनी, अब हवा तो आ नहीं रही, ग्लास में से हवा तो आ नहीं सकती, तो सूरज की रोशनी की वजह से जो हीट ट्रांसफर होती है वो दरअसल किस वजह से ट्रांसफर हुई? वो ट्रांसफर हुई रेडिएशन की वजह से। तो ये इसका जो है ये MCP, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है और ये टेम्परेचर डिफरेंस, और M जो है वो मैस। और ये आप देख सकते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में कुछ डिफरेंस दिखाया गया। एनर्जी ट्रांसफर बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट, और यहाँ पे क्या? एनर्जी इन गैसेस एंड लिक्विड्स, तो फ्लूइड है। एनर्जी ट्रांसफर बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसी तरह कंडक्शन में क्या है? एनर्जी फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वार्मर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन, ये होता है। और यहाँ माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन के जरिए भी हो जाता है। कैन अकर विद इन वन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने डायग्राम दिखाई। अकर ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी, ये डिफरेंस ऑफ डेंसिटी की वजह से होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स रेडिएट एनर्जी, जो भी ये जाहिर बात है कोल्ड हॉट बॉडी होगी वो एनर्जी रेडिएट करेगी। कंटिन्यूअस अनटिल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर्स आर इक्वल, यानी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब दो बॉडीज को आपने ऐसे जोड़ा, जब तक वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगी तो उनका टेम्परेचर सेम नहीं होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम होगा ही तब जब एक बॉडी का दूसरी बॉडी के बराबर हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो हीट फ्लो रुक जाएगा। साइकिल अकर्स व्हाइल द टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट, ये तब तक फ्लो चलता रहेगा जब तक जो है टेम्परेचर डिफरेंस खत्म ना हो जाए। कैन द ट्रांसफर हीट थ्रू द एम्प्टी स्पेसिस, और ये एम्प्टी स्पेसिस में भी हीट ट्रांसफर कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यहां से बुक का टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर मॉडल एंड एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैस
माइक्रोस्कोपिकली इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आप इसको ये भी कह सकते हैं इट इज एन आइडियल थ्योरी। ये एक आइडियल थ्योरी है और आइडियल जो है वो रिप्रेजेंट करेगी इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ अहम पॉइंट हैं। अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फाइनाइट वॉल्यूम में इंतहा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी एक आप उसका वॉल्यूम ले 1 मीटर क्यूब के बॉक्स में 1 करोड़ 2 करोड़ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी उनका साइज तो इतना छोटा होता है कि वो आपको आम आंख से नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन उनमें जो सेपरेशन होती है वो इतनी ज्यादा होगी कि उनके साइज के बहुत मतलब कंपेरेबल ही नहीं होगी, वो बहुत बड़ी होगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर ईच कोलिजन। ये कोलिजन्स भी इलास्टिक होती हैं और हर कोलिजन के बाद ऑब्वियसली वो अपने डायरेक्शन को तब्दील कर लेंगे। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स themselves and with the walls of container are considered to be perfectly elastic। जैसा कि मैंने अभी बोला, molecules do not exert force on each other except during the collision, यानी वो कोई फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगाते जब तक उनके ऊपर एक दूसरे के क्या ना हो रहा है, टकराव ना हो रहा हो। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम में 10⁻23 से लेकर 10⁻25 तक मॉलिक्यूल्स पाए जा सकते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये देखिए, ये वो रैंडम मोशन है और यहाँ इस रैंडम मोशन में ये मॉलिक्यूल अपनी हर हरकत में, आप जरा गौर करें, टकराने के बाद हर मॉलिक्यूल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। और ये सारी कोलिजन्स जो हैं, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि आइडियल गैस है तो ये सारी की सारी कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होंगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास देखें, वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्युपाइड स्पेस। तो मैंने अभी बताया ना कि स्पेस तो बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, तो उनका साइज बहुत छोटा होगा, तो साइज के लिहाज से तो स्पेस बहुत ज्यादा है, तो उनका साइज नेग्लिजिबल होगा बिल्कुल। मॉलिक्यूल कौन कौन सा लॉ ओबे करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड न्यूटन लॉज, यानी ये तमाम न्यूटन लॉज को भी फॉलो करते हैं। ये जो कोलिजन्स होती हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंटम एंड एनर्जी को भी फॉलो करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमने थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो वो बिल्कुल बराबर बराबर मॉलिक्यूल होगा, जहां पे डेंसिटी कम थी वहां से दूसरी तरफ वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।